नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सौरमंडल से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये हमारा जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि सौरमंडल से हमेशा 1 से 2 प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सौरमंडल से अभी तक जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए, जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 100 प्रश्न को देखेंगे, वो भी हमारे यहाँ पर एमसीक्यू में होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा थ्योरी नहीं पूछी जाती है, हमें विकल्प लगा के आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू अभी तक बने हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो। ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का केंद्र कौन है। तो बताना, यहाँ पर आप प्रश्न को पढ़ोगे, सुनोगे और आप खुद से भी ऑप्शन को देख के उत्तर चॉइस करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे परीक्षाओं में हम क्या करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ते हैं, वैसे कि वैसे आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊँगा, डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चन जितने भी बने वो सभी की सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो वो सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सूर्य, याद रखना। हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताइए, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, उसमें से सबसे पहले नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह याद रखना, वो हमारा बुध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बुध। हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। 3 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा। बताइए, अभी हमने पहले नंबर वाला देखा था, अभी आपको बताना कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, क्योंकि टोटल 8 ग्रह है ना, तो उनमें से आपको इनकी नंबरिंग भी पूछी जाती है। तो बताइए सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। तो जो तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी। हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बताइए, लाल ग्रह, तो जो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचने का भी टाइम दूंगा, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। बताइए, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है ये आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता ही होगा है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो वो जो है बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने इन 100 एमसीक्यू को लगा लेते हो तो आपका सौरमंडल से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, एसएससी के अंदर बने हुए प्रश्न, रेलवे के अंदर, स्टेट एग्जाम के अंदर बने हुए प्रश्न, आए हुए प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। 6 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट छल्ले पाए जाते हैं। ये नहीं कि ये वाला एक ग्रह है, ठीक है, मान लो ये ग्रह है और इसके अंदर स्पष्ट छल्ले पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा, मतलब ये ऐसा छल्ला पाया जाता है। तो किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो वो शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, शनि। हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। बताइए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये तो पृथ्वी का तो आपको पता होगा, सभी को पता होगा, चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताइए, सबसे चमकीला ग्रह। तो देखिए, जो सबसे चमकीला ग्रह है ना, वही सबसे गर्म ग्रह भी है। तो बताइए कौन सा है। तो वो जो है शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य एक क्या है। बताइए, आपने बचपन में पढ़ा होगा या सुना होगा कि सूर्य ही एक क्या है। तो सूर्य ही एक तारा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, सूर्य ही एक तारा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बताइए, अभी मैंने बताया था अभी कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो आसान सा प्रश्न है, बताइए, आपको प्रश्न बन सकता है और बना हुआ प्रश्न है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। यहाँ पर 9 मत लगाना, 9 पहले थे लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, वो भी प्रश्न बना हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 9 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 8 ग्रह है।
हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रमुख घटक कौन सा है, बताइए। सूर्य का प्रमुख घटक कौन सा, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो सूर्य का जो प्रमुख घटक याद रखना हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न करें कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये आपको प्रश्न पूछा है। यानी कि वो ग्रह है जिसकी मतलब आकृति पृथ्वी के समान है, मतलब पृथ्वी के बराबर है, तो वो कौन है। तो पृथ्वी के पास में शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, बताइए। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, तो ये जो समय लेता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। याद रखते हुए भी चलना है और खुद से भी ऑप्शन लगाना है। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न करें कि प्लूटो वर्तमान में किस श्रेणी में रखा गया। तो मैंने अभी बताया था कि प्लूटो को क्या करा, 2006 में हटा दिया गया है, और वर्तमान में किस श्रेणी में रखा है ये प्रश्न पूछा है। तो प्लूटो का ना अभी वर्तमान में ना इसको बोना ग्रह में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना प्लूटो को बोना ग्रह में रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न करें कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है हमारा वो किन दो ग्रहों के बीच में है। तो आपको पता होगा कि जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, दो बेल्ट है, ठीक है, दो बेल्ट है। एक हमारा इस साइड है और एक हमारा क्या है, इस साइड है। तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर की ओर कितने ग्रह है, तो वो 4 ग्रह है। थोड़ा सा समझ लो कितने ग्रह है, 4 ग्रह हैं। और इसके पीछे कितने ग्रह है, तो इसके पीछे भी 4 ग्रह है, ठीक है, कितने 4 ग्रह है। तो अब आपको यहाँ पर बताना कि ये हमारा कौन है, तो ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, और ये जो हमारा कौन सा क्यूपलर बेल्ट है, ठीक है। तो हमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इस बेल्ट के बीच यानी कि किन दो ग्रहों के बीच ये बेल्ट है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध है, ये वीनस यानी कि शुक्र है, और ये अर्थ यानी कि पृथ्वी है, और ये हमारे पास मार्स यानी कि मंगल है, और ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, और ये सटर्न यानी कि शनि है, और ये हमारा कौन है, नेपच्यून है, नहीं अरुण है, तो सॉरी ये हमारा अरुण है यानी कि ये यूरेनस है, और ये नेपच्यून है तो हमारा क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये टोटल हमारे पास 8 ग्रह है। तो ये जो हमारे पास क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो प्लूटो वगैरह जो 5 बोने ग्रह है वो इस साइड है, इस बेल्ट के इस साइड है, ठीक है, टोटली 5 ग्रह जो वो इस साइड है। तो ये भी याद रख लेना, बोना ग्रह हमारा जो है ना जो कहाँ पर है, तो ये हमारा क्यूपलर बेल्ट के बाहर है, ठीक है। और क्यूपलर बेल्ट के जस्ट पास में यानी कि लास्ट नंबर पे कौन सा ग्रह, तो वो हमारा नेपच्यून है, वरुण है। तो ये भी याद रख लेना है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमने याद करा था बृहस्पति है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, आगे प्रश्न बन जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो जो सूर्य की ऊर्जा है ये किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना नाभिकीय संलयन। हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, बताइए किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। क्योंकि देखिए सबसे पहले शुक्र और बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह है ही नहीं, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी का एक है वो कौन सा चंद्रमा है, और मंगल के 2 है, ठीक है। बाकी जो पीछे के ग्रह हमारे कौन से गैसीय ग्रह उनके बहुत ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। तो जो गैनीमेड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये बृहस्पति का एक सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। हालांकि बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह है लेकिन गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किस ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और केवल 2 ही उपग्रह है। तो मैंने अभी बताया था कि किस ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। तो 2 ग्रह किसके हैं, अभी मैंने बताया था मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, मंगल के 2 उपग्रह जो कि फोबोस और डिमोस है। बाकी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, और बाकी बुध और शुक्र के तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बुध के नहीं है और शुक्र के नहीं है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर सौरमंडल का सबसे
छोटा ग्रह कौन सा, बताइए। अभी हमने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखा था, वो बृहस्पति है। और यहाँ पर आपको बताना कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वो बुध है, और ये सूर्य के सबसे निकट भी, हमने प्रश्न देख भी लिया है। तो बुध हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे छोटा ग्रह है। आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे, प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह को प्रातः तारा और संध्या का तारा कहा जाता है। तो बताइए किस ग्रह को प्रातः का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है, यानी कि इसको हम ल्यूसीफर भी कहते हैं, यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले, यानी कि सुबह का तारा, भोर का तारा, इसको हम शुक्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, शुक्र। हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। अब यहाँ पर ना आपको अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। तो ये जो एक चक्कर, तो आपको पता होगा कि अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अंश पूछे, अंश यानी कि डिग्री पूछे, तो ये जो ना 1 घंटे में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो 24 घंटे में इसका गुणा कर देंगे तो 360 डिग्री घूमती है। तो ये अंश से पूछे तो ये याद रखना, 1 घंटे में 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था वहाँ पर आपको बेल्ट वेल्ट बना के कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो वरुण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नेपच्यून होगा, वरुण होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अरुण इससे पहले आता है, ठीक है। कि जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार अरुण पहले कि वरुण पहले है, तो देखिए जो अ वाला, अ हमारा यानी कि अनाराम में अ पहला आता है और वो बाद में आता है। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर याद रख सकते कि वह तो बाद में आता है, यानी कि जो हम क्या करते हैं वर्णमाला पढ़ते हैं उसके अंदर वह अ से बाद में आता, तो ये पीछे आ जाएगा। तो नेपच्यून याद रखना, ये सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिए एक हरा ग्रह भी कहते हैं और एक नीला ग्रह भी कहते हैं। तो हरा ग्रह ना वरुण को कहते हैं, और नीला ग्रह जो कहते हैं वो कहते हैं पृथ्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा कि सौरमंडल की अनुमानित आयु कितनी है। बताइए सौरमंडल की अनुमानित आयु कितनी है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो एक सौरमंडल, तो सौरमंडल की जो अनुमानित आयु है यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी 4.6, कितनी हो जाएगी 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। और अगर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 अरब वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 4.5 अरब वर्ष ये पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है, अर्थ। और अगर आपको यहाँ पर ब्रह्मांड का पूछे, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की व्युत्पन्न, यानी कि ब्रह्मांड कब उत्पन्न हुआ था, तो वो 13.8 वर्ष बता देना, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये हमारी पृथ्वी की, और ये हमारी जो है वो सौरमंडल की है। तो तीनों याद रख लेना। ब्रह्मांड की पूछे तो 13.8, और सौरमंडल की पूछे तो 4.6, और हमारी पृथ्वी की पूछे तो 4.5, यानी कि एक कम कर देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब यहाँ पर ना आपको टाइटन दिया है, उस टाइम नैनीमीड दिया था जो कि किसका था, बृहस्पति का था। अभी हमें बताना है कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। तो ये जो टाइटन है वो किस ग्रह का हो जाएगा, तो याद रखना ये शनि का हो जाएगा, ये शनि का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, शनि याद रखना। नैनीमीड बृहस्पति का और टाइटन शनि का है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने स्थलीय ग्रह है। स्थलीय आपको यानी कि टेरेस्ट्रियल ग्रह कितने, ये आपको बताना। तो ग्रह कैसे, देखिए ग्रह तो जो हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्यूपिटर बेल्ट है और इसके अंदर 4 ग्रह। एक बार और समझ लो अच्छे से, आपका प्रश्न आगे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर 4 ग्रह और इसके बाहर 4 ग्रह, ठीक है। इसके अंदर 4 ग्रह और इसके बाहर 4 ग्रह। सूर्य तो इधर हो जाएगा, मैं सूर्य यहाँ पर बना देता हूँ। ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य की बात कर रहा हूँ मैं, सूर्य से इधर, ठीक है। ये हमारा कौन है, सन हो जाएगा, तो इसके इधर। तो देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने स्थलीय ग्रह, तो ये जो इधर वाले ग्रह है, ठीक है, ये इधर वाले ग्रह ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, स्थलीय ग्रह हो जाएंगे। और इधर वाले कौन से हो जाएंगे, तो ये गैसीय ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। गैसीय मतलब ये गैस से बने होते हैं और ये धातुओं से बने होते हैं। तो 4 ग्रह हमारे स्थलीय और 4 हमारे कौन से गैसीय हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये इधर के ग्रह सारे के सारे गैस के बने हुए होते हैं, गैस और धूल के, इसीलिए तो यहाँ पर कोई जीव नहीं रह पाता। कोई हम अभी तक कोई ऐसा मतलब हम जो यहाँ पर खोज करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है वो भी नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सतह इनकी ठोस नहीं होती और इनकी सतह ठोस होती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह है, बताइए। मैंने अभी बताया था कि कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह है, तो अब भी हमने समझा था कि कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह है। पृथ्वी नहीं है, मंगल नहीं है और बुध भी नहीं है, तो बृहस्पति, यानी कि जो क्षुद्र बेल्ट के उस साइड वाले ग्रह सारे के सारे कौन से हैं, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे गैसीय ग्रह में। बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण वरुण 4 ग्रह ये गैसीय ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किस ग्रह का घूर्णन अन्य अधिकांश ग्रहों की अपेक्षा से विपरीत दिशा में होता है, यानी कि ये घड़ी की दिशा में नहीं, ये मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। तो कौन सा ग्रह, तो इसमें ऐसे 2 ही ग्रह है, कौन कौन से, तो शुक्र और एक और ग्रह है, ठीक। अगर पता है तो कमेंट कर दो, आगे प्रश्न बन जाएगा शुक्र, जो कि इसका घूर्णन अधिकांश ग्रहों की विपरीत दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न करें कि सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, यानी कि जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत ना कोरोना कहलाती है। कौन कहलाती है, कोरोना कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और आंतरिक परत आपको पता होगा कोर या क्रोड, तो ऑप्शन नंबर वो भी डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। सूर्य की सबसे बाहरी परत याद रखना कोरोना कहलाती है। आगे और भी प्रश्न सूर्य से बनेगा। यहाँ पर कह रहे कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह कौन, मतलब सतह को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को क्या कहते हैं। जो हमें सूर्य की सतह दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य की दिखाई देने वाली जो सतह है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। प्रश्न करें कि सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो सूर्य ये है, इसके केंद्र को जो कहा जाता है वो कोण कहा जाता है या कोर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न 32 पे। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की वह सतह जिसमें सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग दिखाई देता है क्या कहलाती है, यानी कि देखिए सूर्य की सतह हमें जब दिखाई देती है जब ग्रहण लगता है, और लाल जब सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। तो कह रहा है कि सूर्य की वह सतह मतलब जिस पर सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग दिखाई देता है वो सतह कौन सी है जो लाल रंग दिखाई देता है, तो उस सतह का नाम है ना वर्णमंडल है। क्या है, प्रकाश मंडल तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम देख सकते हैं, मतलब जो सूर्य की सतह है, और कोरोना सबसे बाहरी सतह है, कोर जो हमारी सबसे आंतरिक सतह है, और वर्णमंडल है ना ये लाल रंग में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। 33 नंबर का प्रश्न है कह रहा है कि बुध ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, बताइए बुध ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह ये आपको बताना है। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो 0 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हम 34 पे। 34 नंबर का प्रश्न करें कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसके भी एक भी नहीं है, इन 2 ग्रहों के है ही नहीं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद रखना, यानी कि मैंने कह दिया हूँ कि प्रश्न सारे ही बनेंगे तो बनेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। 35 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह का प्रसिद्ध लाल धब्बा क्या है, बताइए बृहस्पति ग्रह का प्रसिद्ध लाल धब्बा क्या है, यानी कि बृहस्पति पे थोड़े से लाल धब्बे दिखते हैं, तो वो क्या है, तो वो है ना वो जो बृहस्पति ग्रह का प्रसिद्ध लाल धब्बा जो है ना वो विशाल तूफान है। कौन क्या है, तो ये लाल धब्बा विशाल तूफान है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न 36 पे। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम है, बताइए किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे कम है। घूर्णन अवधि पूछा है ना कि परिक्रमा, देखिए इसमें अलग अलग रहता है, एक परिक्रमण होता है और एक घूर्णन होता है। तो घूर्णन का मतलब ना वो अपनी ही मतलब दूरी पर घूमना, अपने ही चारों ओर अपने ही उसमें घूमना रहता है गोल गोल, जैसे आप बॉल पकड़ के ऐसे घुमाओगे ना उसे घूर्णन कहते हैं।
और किसी के चारों ओर घूमना उसको परिक्रमा कहते हैं, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर घूमते तो वो परिक्रमा। और घूर्णन मतलब अपने ही स्थान पर घूमना है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो घूर्णन सबसे कम पूछा है, सबसे कम अवधि जो घूर्णन की है वो बृहस्पति की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो घूर्णन है सबसे कम है। और अगर मैं परिक्रमा की बात करूँ तो वो बुध है, ठीक है। आगे प्रश्न बनेगा, प्रश्न हम 37 को देखते हैं। कह रहा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो मैंने ये बता दिया था कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना, वो शुक्र है। चमकीला भी और गर्म भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यार ये तो जो सबसे गर्म ग्रह तो बुध को होना चाहिए, क्योंकि बुध तो सबसे निकट है, तो फिर शुक्र कैसे। तो ये आपके मन में डाउट होगा, लेकिन नहीं, शुक्र जो है ना, इसके पास ना खुद के पास भी अपनी ऊर्जा है। मतलब इसको ल्यूसीफर, सुबह का तारा, इसको हम नंगी आँख से भी देख सकते हैं, इसीलिए गर्म ज़्यादा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 38 पे। 38 नंबर का प्रश्न करें कि किस ग्रह पर, यहाँ पर कहा कि ओलंपस मॉन्स यानी कि नामक विशाल ज्वालामुखी स्थित है। यानी कि किस ग्रह पर ओलंपस मॉन्स नामक विशाल ज्वालामुखी स्थित है, ये आपको बताना। क्वेश्चंस बने हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न जो एमसीक्यू फॉर्म में बने हुए क्वेश्चन से, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 38 नंबर का प्रश्न है, और मंगल पे, ठीक है। और यहाँ पर ओलंपस मॉन्स का विशाल ज्वालामुखी मंगल पे है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 39 पे। 39 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, ये आपको बताना है। तो हमने अभी देखा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि देखिए बृहस्पति का कौन है, गैनीमेड है, और शनि का टाइटन है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शनि का जो है टाइटन है, और बृहस्पति का गैनीमेड है, और चंद्रमा पृथ्वी का है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ना सौरमंडल का भी सबसे उपग्रह की बड़ा की बात करें तो वो भी गैनीमेड ही होगा। बृहस्पति और सौरमंडल दोनों का गैनीमेड है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। 40 नंबर के कह रहा कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, भी वरुण ग्रह का पूछा है। तो वरुण की बात करें तो वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह ना ट्राइटन है। कौन है, ट्राइटन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला याद रखना। टाइटन किसका है, ओयो यूरोपा तो अलग ही है, टाइटन तो मैंने बता दिया था अभी। टाइटन शनि का है और ट्राइटन वरुण का है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। ट्राई मतलब ये वरुण का हो जाएगा, और टाइटन तो शनि का हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 41 पे। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अभी प्रश्न बना था कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो टाइटन है। तो ऑप्शन नंबर ए वापस से देखिए, रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए रेलवे हो या एसएससी हो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फिर रिपीट भी होंगे, ठीक है। गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का, और डिबोस फोबोस मंगल का। ये दोनों किसके, मंगल का, और मंगल के सिर पर दो ही है, तो ये याद रख लेना, डिबोस फोबोस, ठीक है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 42 पे। 42 नंबर का कह रहा है कि बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज किसने की थी। अब बताइए, यहाँ पर खोज आ गया है, और बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गैलीलियो ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 43 पे। प्रश्न कह रहा है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करते हैं। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करते हैं, ये आपको बताना। वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, दीर्घाकार या वर्गाकार। तो ये तो आपको पता होगा, दीर्घ वृत्ताकार करते हैं। कैसे करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा और वृत्ता का मतलब गोल होता है। तो ये अलग अलग तो करते हैं, तो इसीलिए मतलब अलग अलग मतलब दूर दूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना आपको वृत्ताकार मत लगाना, वृत्ताकार गोल ही होता है, लेकिन ना वहाँ पर दीर्घ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, दीर्घ वृत्ताकार। आपने वृत्ताकार सोचा होगा, लेकिन नहीं, ये वाला होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 44 पे। 44 नंबर का प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताइए। ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केपलर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 45 पे। 45 नंबर का प्रश्न करें कि सूर्य के सबसे निकट स्थित बौना ग्रह कौन सा है, बताइए। सूर्य के निकट स्थित सबसे बौना ग्रह कौन सा है। तो बौना ग्रह की बात हो रही है, और सूर्य के निकट, क्योंकि बौना ग्रह तो हमारे पास, बाकी वो जो है हमारे पास प्लूटो वगैरह तो उधर है, ये तो आपको पता होगा कि ये क्यूपलर बेल्ट के पीछे है। तो सूर्य के निकट पूछा है यहाँ पर, किसके, सूर्य के निकट पूछा है। तो सूर्य के निकट है ना सीरस है, क्या है, सीरीस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सीरीस। प्लूटो मत लगा देना, उपग्रह तो है लेकिन
ये सूर्य के निकट नहीं है, मतलब सॉरी बोना ग्रह तो है लेकिन ये मतलब सूर्य के निकट नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 46 पे। यहाँ पर कह रहा है कि प्लूटो की खोज किसने की थी, बताइए प्लूटो की खोज किसने की थी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। प्लूटो को 2006 में हटा दिया है, इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया, बोना ग्रह श्रेणी में रख दिया है। और इसकी जो खोज है वो क्लाइड टोम्बा है उसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्लाइड टोम्बा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। प्रश्न करें कि प्लूटो को बोना ग्रह किस वर्ष में घोषित किया था, किस वर्ष घोषित किया था, तो बताइए किया गया। तो मैंने तो ये 2-3 बार बता दिया कि प्लूटो को 2006, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2006। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए 8 में कन्फ्यूज होते हैं लेकिन नहीं 6 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। 48 नंबर का प्रश्न कर कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, बताइए अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जो अरुण ग्रह इसकी खोज विलियम हर्सल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, विलियम हर्सल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 49 पे। 49 नंबर का प्रश्न करें कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यानी कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा, लेटा हुआ। तो ये जो ना अरुण को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अरुण याद रखना, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 50 पे। 50 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा। अब आपको यहाँ पर ये बताना कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा। ये हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन है, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर दीजिए, नहीं तो यार, ठीक है। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 और हमारे पास बचे हैं। और ये 50 क्वेश्चन यहाँ तक आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि सौरमंडल के सारे क्वेश्चन है जितने भी हम कवर कर लेंगे। बाकी देखिए जियोग्राफी के अंदर ना टोटल आपको 23 टॉपिक देखने को मिलेंगे, 23 टॉपिक है। तो 23 टॉपिक के 23 वीडियो में हम सारे के सारे MCQ लगा के कवर कर देंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे ना, तो अगला में जिससे अक्षांतर और देशांतर रेखा से जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसे सारे टॉपिक के मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बता देते हो तो सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो वो तो आपको पता होगा यार, प्रोक्सिमा सेंटोरी है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 51 पे। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं वापस से रेलवे में बना होगा या SSC में 2 बार बन गया होगा, इसीलिए तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 52 पे। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा मतलब सूर्य की मुख्य ऊर्जा मतलब मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो ये भी हमने देख लिया था क्या है, वापस से रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 53 है। 53 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य का अधिकांश भाग किन गैसों से बना हुआ है, बताइए सूर्य का जो अधिकांश भाग है वो किन गैसों से बना हुआ है। तो हमने इसका देखा था कि ये किन गैसों से बना हुआ है। 53 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन तो देखा ही था, हाइड्रोजन तो ऑप्शन मतलब प्रश्न बना था कि हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन अधिकांश भाग है ना हाइड्रोजन प्लस हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक में हाइड्रोजन दिया था तो ये लगा के भी आप आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 54 पे। 54 नंबर का प्रश्न करें कि सूर्य की सबसे बाहरी गैसीय परत क्या कहलाती है, बताइए। वापस से प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी गैसीय परत, आपको ऐसा भी पूछ लेगा बाहरी परत या बाहरी गैसीय परत, तो वो कोरोना है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 55 पे। 55 नंबर का प्रश्न करें कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, बताइए सूर्य की सतह का लगभग मतलब तापमान लगभग कितना होता है। तो जो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सूर्य की सतह का तापमान जो है ना वो 5500 सेल्सियस होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 56 पे। 56 नंबर का प्रश्न करें कि सूर्य के केंद्र यानी कि कोण का तापमान लगभग कितना माना जाता है। अब अभी क्या बोला था, सतह का कितना है, तो 5500 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र का, तो केंद्र का ना एक मतलब 1.5 करोड़ को 1.5 करोड़ से, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अंदर का है और बाहर का 5500 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 57 पे। 57 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध की
परिक्रमा अवधि कितनी है? अभी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, हमने पढ़ लिया। अब इसकी परिक्रमा अवधि कितनी ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि परिक्रमा का मतलब क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगा देते हैं वो। तो 365 और यहाँ पर 365 और क्या हो जाएगा 6 घंटा 9 मिनट। 6 घंटा 9 मिनट ये तो पृथ्वी की है। हमें यहाँ पर बताना कि बुध की, तो बुध की 88 दिन है 88। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 88। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हम। आगे भी याद रखना हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी 225 किसकी है? तो ये शुक्र के, लेकिन क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? बताइए, पूरी करता है। तो शुक्र ग्रह अभी बताया था मैंने 225 दिनों में, बुध हमारा 88 दिन में, और शुक्र जो हमारा 225 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न 59 पे। यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? बताइए, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी वो कितनी है? तो ये तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, बाकी 15 करोड़ को आप कैसे मिलियन, डिलियन में, ट्रिलियन में क्या कहोगे वो भी कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 60 पे। 60 नंबर का प्रश्न है कि मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करता है? अब बताइए, मंगल ग्रह 365 दिन और 6 घंटे 9 मिनट तो पृथ्वी का है। याद रखना पृथ्वी का सबसे इम्पोर्टेंट है 6 घंटे और 9 मिनट। जो 6 घंटे होते हैं ना, वो 4 साल में जो लीप वर्ष आता है वो 6 घंटे के कारण आता है, क्योंकि 4 6 24, यानी कि 6 घंटे हर साल 6 घंटे मिलके एक दिन एक्स्ट्रा बना देते हैं, इसीलिए फिर 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में लगाता है? तो ये जो लगाता है 687 दिन में लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 687 दिन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 61 पे। 61 नंबर का प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने वर्षों में पूरी करता है? यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है ये कितने वर्षों में पूरी करता है परिक्रमा? तो इसका ना ज़्यादा लंबा लगता है, तो ये 12 वर्ष में पूरी करता है। कितने? 12 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, कितने? 12 वर्ष में। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 62 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने वर्ष में पूरी करता है? तो ये कितने वर्ष में पूरी करता है? तो सबका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर सबका अलग अलग है। तो अभी हमने 12 वर्ष में किसका देखा था? तो 12 वर्ष में हमने देखा था जो कि हमारा क्या था, तो देखिए 12 वर्ष वाला का क्या था? बृहस्पति था। ठीक है, तो ये जो कितने वर्ष में करता है? तो ये जो 12 वर्ष में करता है। ठीक है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है 12 वर्ष। और 62 नंबर का कौन सा हमारा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूरी करता है? तो ये जो करता है, देखिए इसका भी याद रखना, 12 वर्ष भी इंपॉर्टेंट, और इसका भी याद रखना, ये जो करता है 30 वर्ष लगभग, शायद कितना? 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन कौन सा वाला? सी वाला लगाएंगे। 30 वर्ष में ये पूरी करता है, याद रखना कितने? 30 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम प्रश्न 63 पे। ये दोनों प्रश्न याद रखना। अब कह रहा है कि यहाँ पर अरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने वर्षों में पूरी करता है? अभी अरुण का बताना है। तो अरुण का है ना, यहाँ पर जो अरुण का जो सही जवाब होगा ना, यहाँ पर और शॉक्ड हो जाओगे कि जो अरुण ग्रह है ना सूर्य की एक परिक्रमा कितने में पूरा करता है? तो ये 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 84 वर्ष में पूरा करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों की तीनों। ये बृहस्पति 12 वर्ष, और शनि 30 वर्ष, और अरुण 84 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अरुण हो गया। वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने वर्षों में पूरा करता है? तो अभी जो आपको प्रश्न दिया है वो कौन सा वाला है? तो ये हमारा अरुण का है। ठीक है, तो अब सॉरी वरुण का है। तो अरुण का भी हमने देख लिया है, और ये हमारा वरुण का है। तो वरुण तो सबसे दूर है, तो ये तो और ठीक है, ये तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है ना 165 वर्ष। तो ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले वापस से मैं यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। बृहस्पति 12 वर्ष, और शनि 30 वर्ष, अरुण 84 वर्ष, और वरुण 165 वर्ष। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कह रहा है कि धूमकेतुओं की पूछ किस दिशा में होती है? बताइए, धूमकेतुओं की पूछ जो है वो किस दिशा में होती है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो धूमकेतुओं की पूछ तो यार ये तो सूर्य की तरफ, तो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। कहाँ पर होती है? सूर्य की विपरीत दिशा में होती है धूमकेतुओं की पूछ। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, सूर्य की विपरीत दिशा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 66 पे। प्रश्न करें कि हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? अभी ना जो हेली धूमकेतु है वो हर वर्ष, मतलब
सॉरी हर बार 76 वर्ष में दिखाई देता है। कितने? 76 वर्ष में। तो ये जो अभी दिखाई देगा ना, अभी अपन को कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा शायद से, ठीक है। कब? 2061 में हम देख सकते हैं इस हेली धूमकेतु को। आगे बढ़ता हम, ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है लगभग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 67 पे। प्रश्न कह रहा है कि उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो उल्का कहलाता है। हम क्या कहते हैं कि उल्का आ रहा उल्का पिंड, पहले पिंड रहता फिर उल्का कहलाता, अपने वायुमंडल में आ जाता। तो ठीक है। और आगे देखिए, आगे प्रश्न बन रहा है कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर गिरने वाला उल्का पिंड क्या कहलाता है? देखिए, जब उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है तो उल्का कहलाता है, लेकिन जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो उल्का पिंड, यानी कि मतलब उल्का पिंड को क्या कहते हैं? उल्का पिंड को मेटेरोइड कहते हैं, ठीक है। ये मेटेरोइड होता है, और मेटेरोइड तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उल्का पिंड याद रखना, हिंदी में एक ही हो जाता है, बाकी इंग्लिश में मेटेरोइड तो ये होता है और मेटेरोइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न 69 का प्रश्न करें कि सौरमंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला आपको बताना है। तो सौरमंडल में सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो ग्रह है वो हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर मत लगाना, वो बृहस्पति है, ठीक है। इसके पास सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ये तो घनत्व में आता है, ये जो पृथ्वी है ना ये घनत्व में सबसे पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करें किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे अधिक पृथ्वी है और सबसे कम किसका हो जाएगा? तो शनि का। ये पानी पे भी तैर सकता, पानी पे तैरने वाला ग्रह शनि है, ये पानी पे भी तैर सकता, पानी से भी इसका घनत्व कम है, तो इसका घनत्व सबसे कम है शनि का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 71 पे। प्रश्न ये करें किस ग्रह को गैस दानव नहीं माना जाता है? तो देखिए, गैस दानव की बात करें तो बृहस्पति और शनि को गैस दानव कहा जाता है, और अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। जो पीछे वाले ग्रह हमारा गैसीय ग्रह है ना, तो बृहस्पति और शनि जो है उनको गैस दानव कहा जाता है, और अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता है? तो गैस दानव तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। क्यों? क्योंकि ये सारे गैसीय ग्रह हैं। हालांकि इसको जो कहते हैं वो बर्फ दानव कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं कहा जाता, तो ये गैस ग्रह तो ये है ही। आगे बढ़ते हम प्रश्न 72 पे। कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये भी मैंने बीच में बताया था कि हमारे पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाती है, वो कौन है? शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना सही जवाब हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 73 पे। प्रश्न करा है कि किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? वापस बताइए, किन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो उस टाइम मैंने बताया था कि बुध और शुक्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बाकी के तो है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 74 पे। 74 नंबर का प्रश्न करें कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, रिपीट हो रहा है। रिपीट इसीलिए होता है कि प्रश्न डबल से भी तो पूछते हैं यार, जैसे मान लो कि यूपी पुलिस में पूछ लिया, फिर एसएससी में पूछ लिया, तो इससे रिपीट हो जाते हैं। तो 8 ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करें कि सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये तो केंद्र में है कौन? सूर्य, यही हमारा सौरमंडल का सबसे ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 76 पे। 76 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने गैसीय ग्रह है? अभी देखिए, स्थलीय ग्रह हमने पढ़ लिया था, यानी कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन। तो ये जोवियन ग्रह गैसीय ग्रह है ना, वो भी 4 है। तो ये तो आसान सा मैंने पहले डायग्राम से समझा दिया था, 4 गैसीय है और 4 हमारे कौन से? स्थलीय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 77 पे। 77 नंबर का प्रश्न करें किस ग्रह को वायुमंडल रहित ग्रह कहा जाता है? यानी कि किस ग्रह को वायुमंडल रहित ग्रह कहा जाता है? यानी कि वायुमंडल रहित से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल रहित मतलब इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध को वायुमंडल रहित ग्रह कहा जाता है, तो लेकिन जो मेन है वो बुध है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को वायुमंडल रहित, यानी कि बुध को वायुमंडल रहित ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये करें कि किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? बताइए,
किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो देखिए वायुमंडल रहित तो सन मतलब बुध है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बना जो वायुमंडल है वो ऑप्शन नंबर बी है, शुक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 19 पे। प्रश्न करें कि पृथ्वी के बाद सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो बताइए सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो वो पृथ्वी का है। और इसके बाद यानी कि इसके बाद किसका आ जाएगा? तो पृथ्वी के बाद सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह वो बुध है। कौन है? बुध है। और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम शनि है, ये भी आपको पता होगा, जो पानी तक तैर सकता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि पृथ्वी के बाद जो दूसरे नंबर पे घनत्व में बुध आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 80 पे। 80 नंबर का प्रश्न करें कि किस ग्रह की घूर्णन अवधि सबसे अधिक है, लंबे मतलब सबसे लंबा दिन है? तो घूर्णन अवधि सबसे अधिक है यानी कि सबसे लंबा दिन है। घूर्णन मतलब एक दिन के बराबर, पृथ्वी का जो एक दिन है ना, वहाँ का एक दिन के बराबर कौन है? सबसे जिसका सबसे लंबा दिन हो, ठीक है, सबसे लंबा दिन हो। तो ये जो सबसे लंबा दिन है ना वो शुक्र का है। किसका है? घूर्णन बोल रहा है यहाँ पर। घूर्णन याद रखना, परिक्रमण तो अलग अलग हो जाएगी। परिक्रमण तो वो लास्ट में जो नहीं है, लास्ट में हमारा अरुण है। अरुण सबसे उसकी ज़्यादा मतलब 165 है, ठीक है, 165 वर्ष लगते हैं उसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में। लेकिन घूर्णन का अलग है। घूर्णन में सबसे जो लंबा दिन है ना, सबसे ज़्यादा ये शुक्र लेता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न हम 81 पे। और यहाँ पर कह रहा है कि किस ग्रह को जल ग्रह यानी कि वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है? और देखिए सबसे ज़्यादा घूर्णन किसका है? शुक्र का है। और सबसे कम तो वो बृहस्पति का हो जाएगा। वो लगभग वो 9 घंटे में ही अपना घूर्णन पूरा कर लेता शायद से, है ना। तो किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? बताइए किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है? तो मैंने क्या कहा था कि जो जल ग्रह कहा जाता है वाटर प्लेनेट हमारा पृथ्वी है। इस पर 71% लगभग क्या है, 71% हमारे पास क्या है? जल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न यहाँ पर 82 पे। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए सूर्य की सबसे तेज गति से, तो वो तो बुध ही हो जाएगा। 88 डे अभी हमने बताया था ना, किसका कितना, 88 डे जो इसका है, ठीक है, परिक्रमण। तो सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला तो बुध है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 83 पे। प्रश्न करें कि किस ग्रह की सतह पर सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी यानी कि ओलंपस मॉन्स स्थित है, यानी कि ज्ञात ज्वालामुखी? तो बताया था, हमने पढ़ लिया था, ये मंगल पे है। कहाँ पे? मंगल पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 84 पे। कह रहा है कि ग्रेट रेड स्टोप किस ग्रह पर स्थित है? बताइए ग्रेट रेड स्टोप किस ग्रह पर स्थित है? तो ये जो है याद रखना बृहस्पति पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 85 पे। कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित बोना ग्रह कौन सा है? ये भी याद रखना, हमने बताया था कि जो सूर्य के सबसे निकट बोना ग्रह वो है सीरीज है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा? अब सबसे बड़ा बोना ग्रह की बात चल रही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह, देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये तो आपको पता है, हमने पढ़ लिया है कि बृहस्पति सबसे सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। लेकिन बोना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा बोना ग्रह है वो कौन सा है? तो वो एरिस। याद रखना एरिस है ना, सबसे बड़ा बोना ग्रह है। कौन सा? एरिस, ठीक है, मार्क तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है कि 87 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब देखिए प्लूटो जो है ना, उसका भी कोई उपग्रह है, तो ऐसा नहीं कि प्लूटो का कोई उपग्रह नहीं होगा, उसका भी उपग्रह है, तो वो केरन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केरन। याद रखना केरन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब प्लूटो को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यार इसको हटा रखा है, पहले अपना ग्रह था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 88 पे। प्रश्न करें कि सौरमंडल के किस ग्रह का घूर्णन लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है? मतलब घूर्णन लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, तो वो किसका झुका हुआ है? तो मैंने शायद से मैंने बताया था भी, ये अरुण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? ए सही जवाब हो जाएगा। अरुण का 98 डिग्री झुका हुआ है। आगे बढ़ते हम प्रश्न करें कि किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? मैंने बीच में क्या बताया था कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब मैंने ये भी कहा था कि आपको हरा ग्रह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हरा का मतलब पृथ्वी हरी होती करके आप पृथ्वी मत लगाना, वैसे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है। तो किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? तो वो अरुण को कहते हैं। अब याद रखोगे अरुण को हरा ग्रह कहते हैं, ठीक है।
हरा ग्रह अरुण को कहता है, अब याद रख लेना हरा ग्रह, नहीं तो पृथ्वी मत लगाना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और हरा जो है ना अरुण को कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज होने वाला क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 90 पे। प्रश्न एक रहा कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, बताइए वापस से, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो जो वरुण ग्रह की खोज है ना, अरुण की तो आपको पता होगा किसने की थी, अभी हमने पढ़ लिया था, और वरुण की ना जोहान गाले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जोहान गाले। आगे बढ़ते हम प्रश्न 51 पे। 51 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कर पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को क्या कहा जाता है, बताइए पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा यार, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी को क्या कहा जाता है, तो खगोलीय इकाई कहा जाता है, एयू कहा जाता है, प्रकाश वर्ष मत लगाना, खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न करें सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर मुख्यतः किस रूप में पहुंचती है। अब जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किसकी बनी हुई थी, हाइड्रोजन हीलियम का मुख्य वहाँ पर है, और ऊर्जा जो हमारे पास हमने और क्या पढ़ा था, ऊर्जा के साथ नाभिक संलयन वगैरह ये हमने देखा था। लेकिन जो पृथ्वी पर पहुँचती है तो वो किस रूप में पहुँचती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो जो पृथ्वी पर पहुँचती है ना, और प्रकाश एवं उष्मा के रूप में पहुँचती है, प्रकाश एवं उष्मा के रूप में पहुँचती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 93 पे। प्रश्न करें कि सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि सौरमंडल में 8 ग्रह है, उसमें से बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बाकी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, और मंगल के पास 2 है, डिबोस फोबोस, और बाकी बृहस्पति शनि के पास, इनके पास तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा किसके पास है ये बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो शनि के पास है। किसके पास है, शनि के पास बहुत सारे हैं, ठीक है, शनि के पास सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे कम घनत्व वाला है, और बृहस्पति के पास कम है शनि से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये तो टाइटन कन्फ्यूज नहीं होना है, शनि मतलब ट्राइटन लगाना आपको, सॉरी ट्राइटन, मैंने क्या कहा था कि टाइटन तो शनि का है, ट्राइटन वरुण का है। टाइटन किसका है, टाइटन शनि का, ट्राई में क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये कन्फ्यूज होने वाला क्वेश्चन, हालांकि हमने पीछे देख लिया था। आगे बढ़ते हम प्रश्न 55 करें कि किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कैलिस्टो है, बताइए किस ग्रह का सबसे उपग्रह कैलिस्टो है। यानी कि ये भी कैलिस्टो भी किसका है, तो ये भी बृहस्पति का ही है। बृहस्पति का तो एक और ग्रह तो कौन सा था यार, हमने देखा था कि कौन सा मीन माइन ऐसा कुछ देखा था क्या, मीन माइट, तो ये वाला हो जाएगा इसका, कैलिस्टो भी बृहस्पति का ही है। आगे बढ़ते हम प्रश्न 96 पे। प्रश्न करके सूर्यमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। अब भी बताया था कम घनत्व वाला शनि है, शनि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे प्रश्न करें किस ग्रह को नीला दानव यानी कि ब्लू जेंट भी कहा जाता है, बताइए किस ग्रह को नीला दानव कहा जाता है। 97 नंबर का क्वेश्चन से नीला दानव, देखिए एक नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं, अर्थकों को नीला ग्रह कहते हैं, ये तो पता है। लेकिन नीला दानव, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होने का, नीला जो दानव है ना वो वरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं, और हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, और नीला दानव वरुण को कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें याद रखना, नीला ग्रह पृथ्वी और नीला दानव वरुण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 98 पे। प्रश्न करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, ये आपको बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह वो सीरीज है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, सीरीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं 98 पे। प्रश्न करें कि सौरमंडल में ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, बता दीजिए किसने किया था। तो केपलर ने किया था, मैंने अभी बताया था कि ग्रहों का जो मतलब नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमें कह रहा है कि सौरमंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। तो खगोल विज्ञान, कौन सा खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने टोटली 100 क्वेश्चंस लगाए हैं। तो आपको ये 100 क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगला टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी जियोग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये तो 100 क्वेश्चन है, देखिए एक टॉपिक से आपको 150 200 कितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे कवर करवाऊंगा। एक टॉपिक लेंगे एमसीक्यू कंप्लीट, एक टॉपिक लेंगे एमसीक्यू कंप्लीट,
तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छे से बनाऊं। और बाकी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।